एक जंगल में डाकू चिड़ियाओं का बहुत बड़ा गैंग था। वो लोग बहुत बड़ा डाका डालते हैं और उसको एक गुफा में छुपा देते हैं। सुनो डाकू भाइयों, हमें पुलिस ढूंढ रही है। हमें अभी इस गुफा में रहना होगा। लेकिन हम खाएंगे क्या सरदार? गांव से किसी खाना बनाने वाले को उठा कर ले आओ। हाँ, गांव में बबलू बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाता है। फिर कालू बबलू को किडनैप करके गुफा में ले आता है। ये लीजिए सरदार, ये है बबलू रसोइया, इससे हम खाना बनवाएंगे। मुझे आप लोगों ने किडनैप कर लिया है, लेकिन खाना कैसे बनाऊं? सामान कहाँ है? तुझे पूरा सामान मिलेंगे। वो देख, वहाँ सामान का ढेर लगा हुआ है। अरे लगता है तुम पूरे साल का राशन यहाँ ले आए हो। चल अब सरदार जबास के लिए चाय बना। लेकिन किसमें बनाऊं? चूल्हा कहाँ है? अरे कालो, चूल्हा कहाँ है? देखो बबलू, कोई जुगाड़ करो, क्योंकि अब मैं बाहर नहीं जा सकूंगा चूल्हा लेने के लिए। और तुम तो वैसे भी सड़क के किनारे दुकान लगाते हो, तुम्हारे पास कौन सा बहुत अच्छा चूल्हा है? जुगाड़ करो, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। ठीक है, मैं ड्रम का चूल्हा बना लूंगा। इसके बाद बबलू ड्रम छेद करके उसमें लकड़ियाँ भर देता है और ऊपर के हिस्से से उसमें बर्तन रखकर चाय और खाना बनाने लगता है। सारे डाकू खाने का मजा लेते हैं। तेरा खाना तो बहुत अच्छा है। अब तू यहाँ से कभी नहीं जाएगा। तू पूरी जिंदगी हमारे लिए खाना बनाएगा। अरे ये कहाँ फंस गया मैं? अरे तुम फिक्र मत करो, आखिर तुम डाकू जाबाज के लिए खाना बना रहे हो। मेरे सिर पर 10 लाख का इनाम है, लेकिन कोई मुझे पकड़ ही नहीं सकता। तो तुम बस 10 लाख वाले इनामी डाकू के लिए खाना बनाते रहो। बहुत दिनों तक बबलू उन डाकुओं के अत्याचार सहता रहा और खाना बनाता रहा। एक दिन उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। अरे ये तो हेलीकॉप्टर की आवाज है। फिर बबलू अपने ड्रम में गीले लकड़ियाँ डाल देता है और उसका धुआं गुफा से निकलकर बाहर जाता है और ऊपर की तरफ उड़ने लगता है। बस ये हेलीकॉप्टर ये धुआं देख ले। कुछ ही देर में हेलीकॉप्टर गुफा के पास उतरता है और उसमें से बहुत सारे पुलिस वाले निकलते हैं। पुलिस गुफा में धावा बोल देते हैं और सारे डाकू पकड़े जाते हैं। पुलिस सर, मैंने ही गुफे के अंदर से धुआं किया था, जिससे आप ये समझ जाओ कि इस सुनसान जंगल में इस गुफा में कोई है। आपने यहाँ आकर इन डाकुओं को पकड़ा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे मेरा धन्यवाद नहीं बबलू, तुमने बहुत होशियारी दिखाई है। तुम्हें 10 लाख मिलेंगे। फिर इसके बाद बबलू को 10 लाख का इनाम मिलता है और उसका जीवन अब अच्छे से बीतने लगता है। एक गांव में बंटी रहता था। उसकी बेटी पीलू विदेश जाकर पढ़ाई करने के बारे में सोची थी और उसके लिए एग्जाम्स की तैयारी करती थी। ऐसे ही एक दिन पीलू को विदेश की यूनिवर्सिटी में दाखिला के लिए लेटर आता है, लेकिन कुछ ही दिनों में बंटी गुजर जाता है। पीलू से बबली ऐसा कहती है, पीलू तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी पढ़ाई के लिए पैसे जमा किए हैं। तुम विदेश जाकर पढ़ाई करो, यहाँ की चिंता मत करना। लेकिन तभी वहाँ कड़क सेठ आ जाता है। अरे विदेश जाकर भागने का इरादा है क्या? तुम्हारे पिताजी ने मुझसे कर्जा लिए थे, उसे चुकाओ और कहाँ जाना है चली जाओ। ठीक है कड़क सर, मैं आपका कर्जा चुका कर ही विदेश जाऊंगी। ऐसे ही एक दिन पीलू जंगल में से जा रही थी। उसे हरिया तोता रोटी दाल बेचता हुआ मिला तो पीलू उनसे पूछती है, हरिया काका बहुत भूख लगी है, इस जंगल में आपकी अकेले की दुकान है? इस जंगल में ही नहीं पीलू, मेरे पूरे गांव में मटका रोटी की
एक लौती दुकान है। पीलू रोटी दाल खाती है। वाह हरिया काका, ऐसा मटकी रोटी तो मैंने कभी नहीं खाई है। आप इसे शहर में क्यों नहीं बेचते हो? मुझे जंगल की शांति पसंद है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें इसे बनाना सिखा देता हूँ, तुम शहर में बेचना। फिर पीलू एक हफ्ते तक हरिया से मटका रोटी और उसके साथ दाल बनाना भी सीखती है। फिर पीलू अपने घर में और अपने दोस्तों को मटका रोटी और दाल चखा कर देखती है। उसके बाद जब सब उसकी तारीफ करते हैं तो वो अपना ढाबा खोल लेती है। वाह वाह पीलू दीदी, क्या लाजवाब मटका रोटी और दाल बनाई हो। मैं तो अपनी बारात में यही खाना खिलाऊंगा। बहुत जल्द ही पीलू का ढाबा मुनाफे में आ जाता है और पीलू के पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। इसके बाद पीलू पूरा कर्ज चुका देती है। माँ, अब मैं विदेश जाकर पढ़ाई नहीं करूँगी, यही रहकर मैं अपना ढाबा चलाऊंगी और भूखे लोगों की मदद भी किया करूँगी। जैसी तेरी मर्जी बेटी, आज तेरे पापा की आत्मा को बहुत शांति मिलेगी। इसके बाद से पीलू बहुत मेहनत से अपना ढाबा चलाती थी और मटका रोटी बेचा करती थी। उसके मुकाबले कोई नहीं था और वो अब अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहती थी। नंदन नगर के जंगल में पीलू अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। बंटी मजदूर था और पीलू चाकी की दुकान चलाती थी। दोनों सीधे साधे गरीब थे, लेकिन दुर्गा जी की भक्ति में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। दोनों पति पत्नी एक साथ दुर्गा जी की पूजा करते थे और उन्हें लाल चुनरी और अच्छे स्वादिष्ट फलों का भोग लगाते थे। एक दिन बंटी मजदूरी के लिए जाता है तो कालू ठेकेदार उसे कहता है, सुना बंटी, कल से मेरे पास काम पर नहीं आना। मैंने जेसीबी खरीद लिया है। अब से मुझे तुम मजदूर की जरूरत नहीं रहेगी। कालू ये सुनकर उदास हो जाता है। इधर पीलू की दुकान में उसका दुकान का मालिक आता है। पीलू, मैं ये दुकान बेच रहा हूँ, अब इस दुकान को तुम खाली कर दो। और पीलू की दुकान भी उससे छीन जाती है। बंटी जी, ये हमारे घर में कैसी मुसीबत आ गई है। मेरी दुकान बंद हो गई और आपका काम चला गया है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। पीलू, माँ दुर्गा पर हमें पूरा विश्वास रखना चाहिए। मैं अपने भाई टिल्लू से कुछ रुपए मांग कर लाता हूँ। ठीक है जी, टिल्लू भैया हमारी मदद कर दे तो अच्छा रहेगा। फिर बंटी टिल्लू के पास जाता है और उससे पैसे मांगता है। भैया, मैं आपको पैसे दे देता, लेकिन मेरे पास खुद ही पैसों की कमी है, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं टिल्लू। बंटी को कोई उधार नहीं देता है और ना ही कोई काम दे रहा था। पीलू भी यहाँ वहाँ काम के लिए भटक रही थी, लेकिन उसको भी कोई काम नहीं मिल रहा था। माँ, हम दोनों पति पत्नी अचानक से बेरोजगार और गरीब हो गए हैं। दिन रात काम ढूंढते रहते हैं और इसी वजह से आपकी पूजा अच्छे से भी नहीं कर पा रहे हैं। हमें माफ कर दीजिए माँ, ये आप कैसी परीक्षा ले रही है हमारी। तभी वहाँ दुर्गा माँ प्रकट होती है। बेटी पीलू, तूने मेरी भक्ति में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं तुम लोगों की परीक्षा ले रही थी, लेकिन तुम डर मत, मैं तेरे दुखों को दूर करने आई हूँ। हे माँ, आप ही हमारी शक्ति है। आपकी भक्ति में हम लगे रहे और आपकी सेवा पूजा होती रहे, बस यही आशीर्वाद दीजिए। हाँ बेटी, मेरी आशीर्वाद है। मैं तुझे बांस के बर्तन बनाना सिखा दूंगी। ये ऐसा बर्तन है जो कोई नहीं बना सकता। बेटी, तूने और बंटी ने सिर्फ मुझ पर आश्रित रहे हो, ये उसी की आशीर्वाद है। माँ, आपकी जय हो, जय हो, जय जय हो। दुर्गा जी के आशीर्वाद से पीलू को बांस की बर्तन बनाने की कला आ जाती है। पीलू पूरी बात बंटी को बता देती है। माँ ने तुम्हें आशीर्वाद दी पीलू, इससे बढ़कर क्या हो सकता है। माता रानी की जय हो। फिर दोनों पति पत्नी जंगल जाकर अच्छे अच्छे बांस इकट्ठा करके लाते हैं और माता के आशीर्वाद से पीलू उनसे एक से बढ़कर एक बर्तन बना लेती है। बंटी देखता ही रह जाता है। इस बर्तन में माता रानी दुर्गा जी को हम भोग लगाएंगे, उसके बाद ही हम अपनी बांस की बर्तन की दुकान खोलेंगे।
लेंगे। पीलू बंटी दुर्गा जी को भोग लगाकर अपने घर के बाहर बर्तन बेचने लगते हैं। पीलू, तुमने तो बहुत ही नायाब बांस के बर्तन बेच रही हो, कहाँ से लाई हो इन्हें? ये बर्तन मैं माँ दुर्गा जी के आशीर्वाद से मैं खुद बनाई हूँ। तुम खुद से बनाई हो? मैं तो तुम्हारी फैन हो गई हूँ। माता रानी की जय हो। मुझे अब डिनर का सेट दे दो पीलू। पीलू के बांस के बर्तन तो फेमस होने लगते हैं। तभी सुंदरी आती है। पीलू, तुम्हारे बांस के बर्तनों के बारे में बहुत सुनी है। ये तो बहुत सुंदर है और सस्ते भी है। मुझे भी कुछ सेट पीस दिखाओ। पीलू अब बहुत अच्छे से मुनाफा कमाने लगती है। अब दोनों पति पत्नी माता रानी की बहुत अच्छे से पूजा अर्चना और सेवा करते हैं और प्रसाद गरीबों में बांट देते थे। दोनों बहुत मेहनत और पूरी ईमानदारी से बांस के बर्तन बनाने और बेचने का काम करते थे और फिर माता रानी की सेवा पूजा करते हुए दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। नंदनपुर में पीलू चिड़िया अपने पति बबलू के साथ रहा करती थी। उसका पति बबलू सुंदर सुंदर बर्तन बेचा करता था। बर्तन ले लो बर्तन, सुंदर सुंदर बर्तन, कांच के, स्टील के, सभी तरह के बर्तन ले लो। अरे बबलू भाई, तुम्हारे बर्तन तो सच में बहुत अच्छे डिजाइन के हैं। मुझे भी अच्छे बर्तन दिखा दो। मेरे बच्चे तुम्हारे बर्तन के डिजाइन को बहुत पसंद करते हैं। हाँ हाँ हरिया काका, मैं चुन चुन कर सुंदर सुंदर डिजाइन बनवाता हूँ, इसलिए आप सभी को मेरे बर्तन बहुत अच्छे लगते हैं। तभी वहाँ पर सुंदरी कौवी आती है। बबलू भैया जल्दी घर चलो, पीलू को पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है, तुम जल्दी से घर जाओ। बबलू जल्द ही पीलू के पास पहुँच जाता है। घर जाकर बबलू देखता है कि पीलू ने एक अंडा दिया है। बबलू की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। कुछ दिनों बाद उसे एक बेटी होती है। पीलू कहती है, सुनो जी, इसका नाम मैं सोच रही हूँ लवली रखूं। अरे ये तो बहुत अच्छा नाम है, इसका नाम लवली ही रखो। धीरे धीरे लवली बड़ी होने लगती है तो पीलू अपने पति से कहती है, सुनो जी, अब आपको ज्यादा पैसे कमाने होंगे क्योंकि बेटी बड़ी हो रही है, उसको हमें अच्छी स्कूल में भी डालना है और अच्छा जीवन देना है। हाँ हाँ पीलू, तुम सही कह रही हो। अब अपनी बच्ची को बिल्कुल राजकुमारी की तरह पालेंगे। इस तरह दोनों पति पत्नी अपनी बेटी से बहुत लगाव रखते थे। एक दिन बबलू की दुकान में एक शहरी चिड़िया आती है। सुनिए भाई साहब, मेरा नाम बबली है, मैं शहर से आई हूँ। आप इन बर्तनों को अगर शहर में बेचेंगे तो आपको बहुत मुनाफा होगा। आपके बर्तन बहुत सुंदर हैं और आप यहाँ पर कम दामों में बेच रहे हो। ऐसा करो, ये मेरा पता रखो और जब कभी शहर आना हो तो मेरे पास आना। इतना कहकर बबली वहाँ से चली जाती है। बबलू घर जाकर पीलू को ये सब बताता है। पीलू कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है जी, गांव के जंगल में वैसे भी अच्छे स्कूल नहीं हैं। हम अपनी बेटी को शहर के अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाएंगे। और फिर कुछ दिनों बाद बबलू अपने परिवार के साथ शहर चला जाता है। वहाँ पर बबली चिड़िया उनके रहने का इंतजाम कर देती है। फिर बबलू शहर में बर्तन बेचकर बहुत मुनाफा कमाता है। ऐसे ही एक दिन जब बबलू घर लौट रहा था तो एक भारी भरकम ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और बबलू को अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। अब पीलू चिड़िया अपनी बच्ची के लिए परेशान होती है कि वो कमाई कैसे करे जिससे वो अपने पति का इलाज भी कर सके और अपनी बच्ची की स्कूल की फीस भी दे सके। उसकी बच्ची लवली उसके पास आकर कहती है, माँ तुम चिंता क्यों करती हो, हम फिर से नई शुरुआत करेंगे और नई डिजाइन के बर्तन बनाएंगे। पीलू कहती है, पर बेटा मुझे काम के बारे में कुछ भी नहीं पता, ये एक्सपर्ट थे, एक से एक डिजाइन बनवाया करते थे। उसकी बेटी कहती है, माँ तुम चिंता मत करो, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। ऐसा करो, अब तुम थोड़ा आराम करो। ऐसा कहकर लवली रसोई में जाती है और वहाँ पर मिट्टी के घड़े को देखकर वो सोचती है, क्यों ना हम मिट्टी के बर्तन ही बनाने लगे। लवली पीलू के पास आकर कहती है, माँ क्यों ना हम मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचे, यहाँ शहर में तो कोई वैसे भी मिट्टी के बर्तन बनाता नहीं है। पीलू कहती है, लवली तेरा आइडिया तो बहुत अच्छा है, चल मैं कल से मिट्टी के बर्तन बनाया करूँगी और तू उन्हें ले जाकर बेच दिया करना। इस तरह से पीलू और लवली की मेहनत से उनकी दुकान
फिर से चल पड़ती है। कुछ दिनों बाद बबलू ठीक हो जाता है। अब उनके पास बर्तनों की कई वैरायटी होती है, स्टील के और मिट्टी के। और थोड़े ही दिनों बाद बबली उनके मिट्टी के बर्तन भी खरीदने लगती है और बाहर सप्लाई करने लगती है। उनकी अच्छी खासी आमदनी होती है और वे खुशी खुशी रहने लगते हैं। बंटी अपनी बहन पीलू से मिलने के लिए एक गांव में गया। पीलू उसको देखकर बहुत खुश हुई। बंटी भैया कैसे हो? आपको देखकर बहुत खुशी हुई। आपके जीजा दिन ब दिन कंजूस होते जा रहे हैं, इसलिए कहीं जाने के लिए वो पैसे भी नहीं देते। क्या बात कर रही हो पीलू बहन, जीजा जी इतने कंजूस है क्या? हाँ, आपको यकीन हो जाएगा जब आप उनसे मिलोगे। अभी आते ही होंगे आपके जीजा जी। तभी वहाँ पर बबलू जीजा जी पत्तों के कपड़े पहनकर आते हैं और उनके साथ उनके दोनों बच्चे भी पत्तों के कपड़े पहन के आते हैं। अरे जीजा जी, आपने तो कपड़े ही नहीं पहने हैं, ये पत्तों को ढक कर क्यों घूम रहे हो? अरे बंटी, कपड़े खरीदो, उसके बाद उसे धो, जिसमें वॉशिंग पाउडर और पानी का खर्चा आता है। इतना खर्चा क्यों करना? प्रकृति ने इतना बढ़िया फ्री के कपड़े दिए हैं। अच्छा, बाकी बातें बाद में करेंगे। अभी सब्जी बेचने वाला कालू आने वाला है, उससे ताजी सब्जी ले लेता हूँ। पर उसमें भी तो आपको पैसे खर्च होंगे ना? तुम देखते जाओ अपने जीजा जी का कमाल। फिर कालू के ठेले से बबलू कुछ सब्जियों को अपने घर के पीछे फेंकने लगा। अरे इतनी खराब सब्जियाँ, इन्हें तो इस ठेले में होना ही नहीं चाहिए। अरे तुम इतने फेंको मत, नहीं खरीदना है तो मत खरीदो। अरे जाओ कालू जाओ, मुझे तुमसे सब्जियाँ नहीं खरीदनी है। कालू वहाँ से चला जाता है और बबलू फेंकी हुई सब्जियों को लाकर पीलू को दे देता है। ये देखकर बंटी हैरान रह जाता है। अरे ये सब्जियाँ बेकार नहीं है, बस कुछ दाग लगे हैं, इन्हें साले साहब के लिए बना लो पीलू। ऐसे ही जब वो सब खाने के लिए बैठते हैं तो सब्जी कम और पानी ज्यादा था। अरे दीदी, सब्जी तो इसमें है ही नहीं। इतनी ही सब्जी डालने की इजाजत है तुम्हारे जीजा जी से। इससे ज्यादा सब्जी इस्तेमाल करूंगी तो वो नाराज हो जाएंगे। ये सब्जी पचने में बहुत आसान है साले साहब, खाओ खाओ, जितना मन करे खाओ। बंटी अब वहाँ से जाने के बारे में सोचने लगा। जल्द से यहाँ से वापस चला जाता हूँ, नहीं तो कुछ दिनों बाद सिर्फ खाना सूंघने के लिए मिलेगा। अगले दिन, दीदी मैं चलता हूँ, बहुत दिन रह लिया। बहुत दिन कहाँ भैया, 2 दिन और रुक जाओ ना। अरे तुम्हें मैं पास के पहाड़ दिखा लाऊंगा, रुक जाओ, वहाँ की गरम गरम चाय भी पिलाऊंगा। अब इतनी दूर से आए हो, इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ ना साले साहब। अपने जीजाजी का कहना वो नहीं टाल पाया और रुक गया। बंटी को लगता है कि जीजाजी उसको खातिरदारी करने वाले हैं। चलो, आखिर जीजाजी मुझे कह रहे हैं घुमाने खिलाने के लिए, तो मैं रुक जाऊंगा। शाम में बबलू बंटी को घर से बाहर बुलाता है। साले साहब यहाँ आओ, बैठो। अरे ये क्या जीजाजी, ये तो पत्थर है, इसमें आप क्यों बैठते हैं? और ये इतना बड़ा पोस्टर यहाँ क्यों है? अरे पहचाने नहीं क्या, मैं तुम्हें पहाड़ी दिखाने वाला था ना, ये वही पहाड़ है। अब वहाँ जाने में बहुत पैसा खर्च होता है, तो मैं अपने दोस्त से ये पोस्टर मांग कर ले आया हूँ। और ये पियो गरम गरम चाय, घर की भी बनी है, वहाँ जाकर पीने की मजा भी आएगा। और खर्च क्यों करना है इन सब में? लेकिन जीजाजी, ये तो कोई घूमना नहीं हुआ। क्यों, तुम क्या चाहते हो? मैं पैसे खर्च करूं, गरीब हो जाऊं, कि पैसे बचाऊं और अमीर हो जाऊं? मैं तो कहता हूँ तुम भी कपड़े छोड़कर पत्ते पहनने लगो। ये सुनकर बंटी का सिर चकरा जाता है, वो वहाँ से तुरंत भाग जाता है। अरे ये तो भाग गया, चलो भाग भाग कर घर पहुँच जाएगा तो ट्रेन के पैसे बचेंगे। हे भगवान, कैसे जीजा मिला है।
एक गांव में कालू और बबलू की आमने सामने दुकान थी। दोनों गन्ने का रस बेचा करते थे। कालू को बबलू की ईमानदारी से बहुत नफरत थी। वो बबलू के साथ झगड़ने के लिए मौका ढूंढता रहता था। ऐसे ही एक दिन कालू बबलू से झगड़ने लगा। ये बबलू, तुम अपने आप को क्या समझते हो? देखो, अगर मुझे गुस्सा आ गया तो तुम्हारी खैर नहीं। क्या हुआ कालू भाई, क्यों सुबह सुबह झगड़ा कर रहे हो? मैंने तुमसे बात भी नहीं की। तुम जंगल के पंछियों को मेरे बारे में क्या फैला रहे हो कि मैं गन्ने के रस में पानी मिलाता हूँ? मुझे ये बात किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है। सब लोग जानते हैं कि तुम गन्ने के रस में पानी मिलाते हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हें बहुत चर्बी चढ़ गई है। मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ बस देखते जाओ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कालू अपनी ही एक दोस्त टिल्लू को बहला फुसलाकर बबलू की दुकान में भेजता है। अरे रे रे रे, ये कैसा गन्ने का रस है? मेरी तो जान ही जा रही है पेट दर्द के कारण। तुम इसमें क्या मिलाते हो? उसका चीखना सुनकर वहाँ खड़े पक्षी और कालू कौवा सारे पहुँच जाते हैं। अरे ये क्या भाई, तुमने लगता है बबलू के केमिकल से बने गन्ने का रस पी लिया है। इस बबलू को ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। पता नहीं कितने लोगों की तबीयत ऐसी ही खराब हो जाती है। फिर वहाँ खड़े लोग भाग जाते हैं और बबलू की पिटाई कर देते हैं। उसके बाद बबलू बहुत दुखी होकर एक जगह पे बैठा रहता है। तभी उसके पास एक भिखारी आता है। बेटा, तुम बबलू हो ना? तुमसे बहुत बार मैंने गन्ने का रस मुफ्त में पिया है। मुझे कुछ खाने के लिए दो बेटा। कम से कम एक गिलास गन्ने का रस ही दे दो। एक धोखेबाज के कारण अब यहाँ अकेले रो रहा हूँ मैं। आपको दिखाई नहीं देता है क्या मेरी हालत? हाँ, मैं ईमानदारी से काम करता था और मुझे पिटाई मिली, जबकि वो मिलावटी गन्ने का रस बेचने वाला आज अच्छे से अपनी दुकान चला रहा है। अब इसमें भगवान क्या करेंगे? क्या जब मैं गन्ने का रस निकालूंगा तो मशीन में से खिलौने निकलेंगे क्या? क्या करेंगे भगवान इसमें? कैसे पता बेटा कि मशीन में से गाड़ियाँ आने लगे? कुछ भी हो सकता है। देखो बाबा, मैं तुम्हारी कहने पर ये सब करके देखूंगा। अगर कुछ चमत्कार हुआ तो ठीक है, नहीं तो अब से मैं तुम्हें भिखारी के साथ साथ पागल भी समझूंगा। बबलू के वहाँ से जाते ही भिखारी साधु में तब्दील हो जाता है। फिर बबलू अपने गन्ना जूस की मशीन में गन्ना डालता है तो दूसरी तरफ से छोटे छोटे खिलौने निकल आते हैं। वो खिलौने गन्ने के बने हुए होते हैं। मोटर कार, बाइक, छोटा प्लेन इत्यादि। अरे ये क्या? ऐसे कालू आश्चर्य हो जाता है। ये तो उस भिखारी का चमत्कार है। शायद वो भिखारी ही नहीं था, वो कोई पहुँचे हुए साधु महात्मा रहे होंगे। वहाँ पे पहुँचे हरिया काका कहते हैं, बेटा, तुम्हारे खिलौने तो बहुत ही सुंदर हैं। ऐसे तो मैंने पहले कभी नहीं देखे जो गन्ने से बने हुए हो। मेरे पोते के लिए तो 2 खिलौने दे ही दो। हाँ हरिया काका, ये लो। इसके बाद एक ग्राहक आते जाते हैं और बबलू की दुकान में भीड़ बढ़ जाती है और पंछी लोग मिलकर उससे माफी मांगते हैं। अरे, आप मुझसे बड़े हैं, आप मुझसे माफी नहीं मांगिए। ये सब किया कराया कालू का है। इसके बाद से तो बबलू की दुकान चल निकलती है। उसके यहाँ बच्चों की भीड़ इकट्ठा होने लगती है और सभी उसके खिलौनों का मजा लेते रहते हैं। ये बबलू, ये क्या चमत्कार है? तुमने लगता है किसी तांत्रिक को पकड़ के गांव वालों को मूर्ख बनाने की ठान ली है और उनसे पैसे हड़पने की सोच रहे हो। तुम अपने आप को क्या समझते हो? देखो गांव वालों, ये कोई मांत्रिक की मदद से ऐसा कर रहा है। ये इसका आप सबको लूटने का प्लान है। इसको पीट दो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है, पीटो इसे। तभी वहाँ गांव की मुखिया पीलू आ जाती है। पीलू को देखकर सब चुप हो जाते हैं। कालू, तुम हद से ज्यादा बदमाश हो गए हो। मैं गांव में नहीं थी तो तुमने
अपने से ही बबलू को सजा दे दिया, उस पर गलत सलत इल्जाम लगाया। मैं सब जानती हूँ, असली बदमाश तो तुम हो। तुम्हारी गन्ने का रस पीकर मेरे बच्चों की तबीयत खराब हो गई थी। असल में तुम अपने गन्ने के रस में केमिकल मिलाते हो। ये देखो लैब रिपोर्ट। पीलू सबको गन्ने का रस का रिपोर्ट दिखाती है। उसमें मिलावटी होना पाया गया था। सभी गांव वाले कालू को पीट देते हैं। बबलू, तुम्हें लगता है किसी साधु महात्मा का आशीर्वाद मिला है। तुम नेक दिल के ईमानदार व्यक्ति हो। अब से तुम ऐसे ही खिलौने बेचा करो। इसके बाद से बबलू पूरी मेहनत करके गन्ने की मशीन से नए नए खिलौने बनाने लगा और उसकी दुकान बहुत अच्छे से चलने लगी। इस तरह से गांव में उसका बहुत नाम हो गया और वो जल्द ही दौलतमंद भी हो गया। फिर वो खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगा। बीकानेर के छोटे से जंगल में बंटी डायमंड डीलर कड़क सेठ के यहाँ काम करता था। बंटी बहुत अच्छा सीधा साधा था और हनुमान जी की भक्ति करता रहता था। उसको हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाना और सरसों के दिए से आरती करना बहुत अच्छा लगता था और इसी वजह से उसको कड़क सेठ बहुत पसंद करता था। लेकिन कड़क सेठ का लड़का टिल्लू बंटी से बहुत नफरत करता था। टिल्लू बहुत ही लालची और चोर किस्म का था। वो बंटी को बहुत बार नीचा दिखाने की कोशिश करता था, लेकिन बंटी कभी भी बुरा नहीं मानता था। वो शिव जी का भक्त था। बंटी, इस बार मुझे 4 गुनी सेल्स चाहिए। तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा। कोई भी ग्राहक खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, अमीर हो या गरीब। तो बंटी कहता है, लेकिन टिल्लू जी, हम डायमंड्स बेचते हैं। यहाँ पर वैसे भी गरीब लोग नहीं आ सकते हैं। फालतू की बहाने नहीं बनाओ। पता नहीं पिताजी तुम्हें क्या देख कर रखे हैं। मैं होता तो तुम्हें अभी तक भगा दिया होता। टिल्लू बहुत ही बिगड़ा हुआ लड़का था। उसकी बातें सुनकर बंटी चुप हो जाता है। शाम में बंटी हनुमान जी के मंदिर जाता है और उनसे प्रार्थना करता है, हे हनुमान जी, कड़क सेठ कितने नेक दिल के हैं और उनका लड़का टिल्लू बहुत ही बिगड़ा हुआ है। आप उसे भी सद्बुद्धि दीजिए। आपकी जय हो। एक दिन कड़क सेठ जंगल के बाहर गए थे। टिल्लू दुकान में आता है। आज पिताजी नहीं हैं, आज मैं दुकान से पैसे और डायमंड चुरा कर ले जाऊंगा। ये बंटी जरूरत से ज्यादा ईमानदार है। इसके रहते मैं यहाँ पर चोरी नहीं कर सकता। बाद में बंटी आ जाता है। जब दुकान बंद करने का समय होता है तो बंटी अकाउंट्स और स्टिक चेक करता है। वो देखता है कि पैसे और डायमंड गायब है। अगले दिन सेठ जी को बताता है तो कड़क सेठ कहते हैं, ये क्या बंटी, इतने साल तुम मेरे यहाँ काम कर रहे थे। मैं तुम पर कितना भरोसा करता हूँ। ये मेरे लिए बड़ा नुकसान हो गया है। इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। अब इसकी भरपाई कैसे करोगे तुम? तो बंटी कहता है, लेकिन सेठ जी, मेरा भरोसा कीजिए, मैंने चोरी नहीं की है। मुझे मेरे नुकसान की भरपाई कर दो बस। मैं तुम्हारी अच्छाई के कारण तुम पर पुलिस कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ। बंटी दुखी मन से दुकान से चला जाता है। वो हनुमान जी के मंदिर में बैठकर रोने लगता है। हे हनुमान जी, मैंने कभी भी किसी का नुकसान नहीं किया है। अब मैं क्या करूं? इतनी बड़ी रकम मैं कहां से जुटाऊं? मुझे तो अब कोई काम भी नहीं देगा। हर कोई मुझे चोर ही समझेगा। असल में टिल्लू चोर है, लेकिन मैं कैसे कड़क सेठ को बताऊं? उसका रोना सुनकर हनुमान जी वहाँ प्रकट हो जाते हैं। दुखी मत हो बंटी बेटा, तुम तो बहुत नेक दिल के हो। तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत खुश हूँ। चिंता मत करो, तुम्हारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। ये मणि रखो और इसको अपने घर के बाहर मिट्टी में लगा देना। इसमें से हीरे के फल निकलेंगे और जैसे ही टिल्लू इस पेड़ के पास आएगा वो सब सच उगलने लगेगा। जय हनुमान जी, जय हनुमान जी, जय जय हनुमान जी। और फिर जैसा हनुमान जी ने कह के गए थे, बंटी वैसा करता है और देखते ही देखते उसके यहाँ डायमंड्स का पेड़ उग जाता है।
टिल्लू को ये बात पता चलती है। वो अपने पिताजी के साथ वहाँ आता है। जैसे ही वो पेड़ के सामने आता है, वो सच उगलने लगता है। पिताजी, मैं बंटी की ईमानदारी से नफरत करता हूँ और इसी वजह से इसको मैंने झूठे केस में फंसाया है और आपकी नजरों में गिरा दिया। अब ये मैं कैसे सब सच सच बोल दिया। तो कड़क कहते हैं, तुम सच कह रहे थे टिल्लू। बंटी हनुमान जी का भक्त है। अब उसकी भक्ति की असर से ही तुम खुद मान गए कि असली चोर तुम हो। मुझे माफ कर दो बंटी, मैंने तुम जैसे नेक दिल वाले हनुमान भक्त पर शक किया। तुम्हारे हीरे के पेड़ से अब तुम खूब तरक्की करो। सेठ जी, ये सब तो हनुमान जी की कृपा से हुआ है, वरना मेरी इतनी हैसियत कहाँ। मैं अब हनुमान जी के नाम से गरीबों को खाना खिलाऊंगा और उनकी अब और जोरों शोरों से भक्ति करूंगा। फिर बंटी पूरी ईमानदारी के साथ काम में जुट जाता है और हनुमान जी की कृपा से उसका जीवन अब हमेशा के लिए सुधर जाता है।